1972 का वो साल जब पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक POW कैंप में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छुपा था डर, बंदूकें और कड़ी निगरानी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टावर थे जिन पर पाकिस्तानी सैनिक हर पल नजर रखे हुए थे। कैंप के गेट पर दुश्मन हथियारों के साथ खड़े रहते, जैसे हर रास्ता मौत की तरफ जाता हो। वहां से भाग निकलना नामुमकिन जैसा था। लेकिन उसी कैंप के अंदर एक छोटे से कमरे में कैद थे 3 भारतीय पायलट, दिलीप परुलकार, MS ग्रीवाल और हारी सिंह। ये सिर्फ कैदी नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं था। हर दिन, हर रात वे चुपचाप एक ही काम में लगे रहते, आजादी के लिए एक सुरंग खोदना। जरा सी आवाज और सब खत्म, जरा सा शक और जिंदगी खत्म। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने कमरे का बल्ब तोड़ दिया ताकि अंधेरे में उनकी कोशिश किसी की नजर में ना आए। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। उनके पास कोई औजार नहीं था, ना फावड़ा, ना कोई मशीन, बस खाली हाथ और अंदर जलती हुई उम्मीद। कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए, जैसे रास्ता यहीं खत्म हो गया। लेकिन तभी एक पायलट ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। उसने बाहर निकाला एक छोटी सी कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर। वो साधारण चीजें नहीं थीं, वो उनकी आजादी की चाबी थीं। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर कहीं नहीं था, बस एक जिद थी, घर लौटने की। और फिर अंधेरे कमरे में बिना आवाज किए उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। हर खरोंच के साथ, हर इंच के साथ वे कैद से दूर और आजादी के करीब बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो सफल होंगे या नहीं, लेकिन एक बात तय थी, वे कोशिश किए बिना हार मानने वाले नहीं थे। सुरंग खोदने का काम अपने आखिरी और सबसे खतरनाक दौर में था। रात गहरी थी, लेकिन हर आवाज दिल की धड़कन बढ़ा रही। तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई देती है। एक पाकिस्तानी गार्ड धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तीनों भारतीय पायलट एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बिना कुछ बोले ही सब समझ जाते हैं, खतरा सिर पर है। पलक झपकते ही वे अपनी चालाकी दिखाते हैं। तुरंत सुरंग को छुपाकर उसके ऊपर बिस्तर बिछा देते हैं और खुद उसी के नीचे ऐसे लेट जाते हैं जैसे गहरी नींद में हो। सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून दिखाना जरूरी था। गार्ड कमरे के पास आता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। हल्की सी आहट उसे बेचैन कर देती है। शक के चलते वह तुरंत जेलर को बुलाने दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में जेलर सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। कमरे की तलाशी ली जाती है, हर कोना चेक होता है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। कहीं कोई सुराग नहीं। गार्ड बार बार कहता है कि उसे कुछ गड़बड़ लगी थी, लेकिन सब कुछ साफ देखकर जेलर उल्टा उसी को डांट देता है। बेकार में वक्त बर्बाद कर रहा है। जेलर और सैनिक वहां से चले जाते हैं और जैसे ही कदमों की आवाज दूर होती है, तीनों पायलट धीरे धीरे राहत की सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये सिर्फ बच निकलना नहीं था, ये उनकी समझदारी और हिम्मत की जीत थी। असल में उन्हें पहले ही अंदेशा हो गया था कि कोई जांच होने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। खोदी हुई मिट्टी को छुपाकर, उसके ऊपर बिस्तर लगाकर खुद उसी पर सोने का नाटक करना, यही उनकी सबसे बड़ी चाल थी। उस रात उनकी सूझबूझ ने उन्हें एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। असल में यह कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 की आग पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले चुकी थी। यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, यह एक जंग थी आजादी की, जहां भारत का मकसद था पूर्वी पाकिस्तान को एक नया नाम देना। बांग्लादेश, भारत हर मोर्चे पर डटा हुआ था, लेकिन आसमान में जो जंग लड़ी जा रही थी वो सबसे खतरनाक थी। इंडियन एयरफोर्स IAF के जांबाज पायलट अपने फाइटर जेट्स में बैठकर दुश्मन के इलाके में घुस रहे थे। उनका निशाना था पाकिस्तान के एयरबेस, टैंक और सप्लाई लाइनें, और हर हमला इतना सटीक और तेज था कि दुश्मन संभलने का मौका भी नहीं पाता। लेकिन हवा में लड़ी जाने वाली ये जंग जमीन की जंग से बिल्कुल अलग होती है। यहां कोई छुपने की जगह नहीं होती, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, बस एक पल, और उसी एक पल में जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता है। एक छोटी सी गलती, 1 सेकंड की चूक और सब कुछ खत्म। हर मिशन पर निकलते वक्त पायलट जानते थे शायद ये उनकी आखिरी उड़ान, लेकिन फिर भी वो डर को पीछे छोड़कर उड़ते थे, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। जब भारतीय पायलट दुश्मन की सरहद पार करके पाकिस्तान के अंदर मिशन पर जाते थे, तो हर उड़ान सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होती थी, वो जिंदगी
और मौत के बीच का सफर होती थी। आसमान में दुश्मन पहले से तैयार रहता था। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट हर वक्त निगरानी में रहते और जैसे ही भारतीय विमान उनकी रेंज में आता, चारों तरफ से हमले शुरू हो जाते। कई बार ऐसा होता कि तेज रफ्तार में उड़ता हुआ वो लड़ाकू विमान अचानक गोलियों और मिसाइलों का निशाना बन जाता। एक जोरदार धमाका और देखते ही देखते विमान आग की लपटों में घिर जाता। उस पल पायलट के पास सोचने का भी वक्त नहीं होता था, बस एक फैसला इजेक्ट करने का। वो अपने जलते हुए विमान से बाहर कूदते। ऊंचाई पर हवा चीख रही होती, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही होती। फिर धीरे धीरे पैराशूट खुलता और वो आसमान से जमीन की तरफ उतरने लगते। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होता था। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचते, हर तरफ अजनबी लोग, दुश्मन का इलाका और चारों ओर खतरा। कभी गांव के स्थानीय लोग उन्हें घेर लेते, गुस्से और डर से भरी भीड़ जो उन्हें पकड़कर सेना के हवाले कर देती। और कई बार सीधे पाकिस्तानी सेना ही वहां पहुंच जाती, हथियारों से लैस, तैयार और बिना कोई मौका दिए उन्हें गिरफ्तार कर लेती। उस वक्त वो पायलट अकेला होता था, न कोई साथी, न कोई सहारा, बस एक उम्मीद कि वो जिंदा वापस अपने देश लौट पाएगा। और यही कहानी जुड़ी है 3 बहादुर भारतीय पायलट दिलीप परुलकर, MS ग्रेवाल और हरि सिंह के साथ। जमीन पर भारतीय सेना दुश्मन को बार बार चकमा दे रही थी, लेकिन आसमान में हालात अलग थे। पाकिस्तान की तरफ एक ऊंचा और खतरनाक रडार टावर था जो भारतीय फाइटर जेट्स की हर हरकत पर नजर रखता था। ऐसे मुश्किल समय में एक बड़ा जिम्मा सौंपा गया दिलीप परुलकर को। उन्होंने बिना डरे अपने फाइटर जेट को सीधा उस टावर की तरफ मोड़ दिया। दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, देश के लिए कुछ भी। गरजते हुए आसमान में उन्होंने हमला किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उनका विमान दुश्मन की फायरिंग में आ गया और जवाब देना बंद कर दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जिंदगी और मौत के बीच छलांग लगाने का। उन्होंने पैराशूट से कूदने का फैसला किया। नीचे जमीन पर उतरते ही हालात और खतरनाक हो गए। स्थानीय लोग गुस्से से भरे, उनकी नजरों में ये एक दुश्मन था। कुछ ही पलों में भीड़ इकट्ठा, गालियां, धक्के और मारपीट की। एक भारतीय पायलट जिसने अभी अभी मौत को मात दी थी, अब दुश्मन की जमीन पर अकेला खड़ा था। लेकिन उसके हौसले अभी भी जिंदा थे, क्योंकि वो जानता था वो सिर्फ एक इंसान नहीं, भारत की शान है। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ठीक उसी समय पाकिस्तानी आर्मी वहां पहुंच गई। चारों तरफ से घेर लिया गया और उनके बाकी साथियों को पकड़कर सीधे रावलपिंडी की कैद में डाल दिया गया। वो पल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं था, वो आजादी छिन जाने का दर्द था। धीरे धीरे पता चला कि वो अकेले नहीं थे। कई और भारतीय पायलट भी पहले ही दुश्मन की जमीन पर गिर चुके थे और अब उसी कैद में बंद थे। सभी को पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल में रखा गया, जहां हर कदम पर पहरा था, हर सांस पर नजर थी। दिन गुजरते थे, लेकिन उम्मीद नहीं। हर रात एक ही सवाल होता था, क्या हम फिर कभी अपने देश लौट पाएंगे? उनकी आंखों में डर नहीं था, बस एक दर्द था, अपने वतन से दूर होने का। कुछ देर बाद उसे अलग ले जाया गया, एक तन्हा अंधेरी कोठरी में, जहां सिर्फ सन्नाटा था और डर की गूंज। दरवाजा बंद हुआ और वहीं से शुरू हुआ असली इम्तिहान। उसके सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने ठंडे लहजे में पेन और कागज आगे बढ़ाया और कहा, आदमपुर एयर बेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयर बेस भारतीय वायुसेना का एक बेहद अहम ठिकाना। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा राज था। पडुलकर ने बिना एक पल गंवाए साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस अपने वतन के लिए वफादारी थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। अधिकारी का चेहरा बदल गया और शुरू हुआ टॉर्चर, दर्दनाक, बेरहम और लगातार। हर चोट के साथ उनसे एक ही बात कहलवाने की कोशिश की जाती, नक्शा बना दो। दर्द बढ़ता गया, शरीर जवाब देने लगा, लेकिन दिल अब भी लड़ रहा था। आखिरकार जब इंसानी सहन शक्ति की हद पार हो गई तो भारी दबाव और असहनीय दर्द के बीच उसे वो नक्शा बनाना पड़ा। वो हार नहीं थी, वो एक सैनिक की मजबूरी थी जो अपने देश के लिए सब कुछ सह रहा था, यहां तक कि खुद को भी टूटते हुए। थोड़ी देर बाद वही अधिकारी फिर वापस आया। उसके हाथ में वही कागज था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शक नहीं, गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि पडुलकर ने चाल चल दी थी। उसने आदमपुर एयरबेस का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। अधिकारी भड़क उठा, उसकी आंखों में आग थी और उसी गुस्से में उसने सजा सुनाई। पडुलकर को एक छोटी तंग कोठरी में डाल दिया गया और हुक्म दिया गया, पूरी रात खड़ा रहेगा, अगर बैठा तो गोली मार देना। दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा कर दिया गया। रात लंबी थी और दर्द उससे भी ज्यादा। उसका शरीर पहले ही टॉर्चर से टूट चुका था, पैर कांप रहे थे, आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन बैठना मतलब मौत। वो पूरी ताकत लगाकर खड़ा रहा, हर सेकंड जैसे एक सजा बन गया था। तभी उस गार्ड के दिल में इंसानियत जाग उठी। धीरे से उसने कहा, बैठ जाओ, जब कोई आएगा मैं खांस दूंगा। ये सुनकर पडुलकर की आंखों में पहली बार राहत की एक झलक आई। वो धीरे से बैठ गया,
थका हुआ शरीर जैसे जमीन पर गिर जाना चाहता था। उस रात, फिर अगली रात और फिर कई रातों तक वो उसी कोठरी में, उसी डर और उसी उम्मीद के बीच जीता रहा। हर बार गार्ड की एक खांसी उसे फिर से खड़ा कर देती थी। जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए ये सिर्फ कैद नहीं थी, ये हिम्मत, दर्द और इंसानियत की एक खामोश कहानी थी। कई दिनों तक उस पर अलग अलग तरह के टॉर्चर किए गए, दर्द की हर हद पार कर दी गई, लेकिन एक चीज नहीं टूटी, उसकी खामोशी। उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताया, ना कोई राज, ना कोई जानकारी, बस अपने वतन के लिए चुपचाप सब सहता रहा। आखिरकार पडुलकर को बाकी भारतीय बंदियों के साथ एक ही कैंप में डाल दिया गया, रावलपिंडी का POW कैंप। यहीं आकर उसे सच्चाई का एहसास हुआ, वो अकेला नहीं था, उसके बाकी साथियों को भी उसी तरह के टॉर्चर से गुजारा गया था। हर किसी ने दर्द सहा था, लेकिन किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। ये सिर्फ कैदियों का समूह नहीं था, ये देशभक्ति की जीती जागती मिसाल थे। इस कैंप का इंचार्ज था उस्मान हमीद। वो बाकी अधिकारियों से अलग था। जहां दूसरे अफसर कठोरता और नफरत से भरे थे, वहीं उस्मान हमीद भारतीय वायुसेना के जवानों के साथ सम्मान से पेश आता था। उसकी आंखों में दुश्मनी नहीं, बल्कि एक सैनिक के लिए दूसरे सैनिक की इज्जत थी। लेकिन यही बात कई पाकिस्तानी अधिकारियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि एक दुश्मन के साथ इंसानियत दिखाई जाए। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। 25 दिसंबर 1971, उस दिन एक खबर ने पूरे कैंप का माहौल बदल दिया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में जीत हासिल कर ली थी, यानी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान हार मान चुका था। करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। ये सुनते ही कैंप में जैसे उम्मीद की रोशनी फैल गई। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर दिल में एक ही ख्याल, अब हम घर जाएंगे। कई महीनों बाद पहली बार ऐसा लगा कि वो फिर से अपने देश की मिट्टी छू पाएंगे। लेकिन जहां सब खुश थे, वहीं पडुलकर के मन में कुछ और चल रहा था। उन्हें पता था कैदियों की अदला बदली कोई आसान या जल्दी होने वाली प्रक्रिया नहीं है। सरकारों के बीच बातचीत, फैसले, सब में लंबा वक्त लग सकता है। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो सालों लग सकते हैं, हमें खुद ही निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन उनकी बात पर किसी ने साथ नहीं दिया। हर कोई थका हुआ था, टूटा हुआ था, और अब जब उम्मीद की एक किरण दिखी थी तो कोई भी फिर से जोखिम नहीं लेना चाहता था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वो खुशी भी फीकी पड़ने लगी। चेहरों पर फिर से मायूसी छा गई, क्योंकि अब सबको समझ आने लगा था कि सरकारों की बातचीत में समय लगेगा, शायद बहुत ज्यादा। इसी इंतजार में हफ्ते गुजर गए। उम्मीद और बेबसी के बीच झूलते हुए हर दिन एक जैसा लगने लगा था। एक बार फिर पडुलकर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने साथियों के सामने फिर वही बात रखी, अगर हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तो शायद कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। इस बार खामोशी नहीं रही। दो साथी आगे आए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह। तीनों की आंखों में अब एक ही चीज थी, आजादी का जुनून। उन्होंने मिलकर भागने का प्लान बनाना शुरू किया। रात के सन्नाटे में छुप छुप कर नक्शे बनाए गए, रास्तों को समझा गया, हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया गया। उन्हें पता था जेल से निकलना ही काफी नहीं होगा, सबसे मुश्किल हिस्सा तो उसके बाद था, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पार करना। युद्ध के बाद हर तरफ सुरक्षा बेहद कड़ी थी, हर रास्ता, हर मोड़ नजर में था। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, सीधे भारत नहीं, पहले अफगानिस्तान जाएंगे और वहां से किसी तरह अपने वतन लौटने की कोशिश करेंगे। ये रास्ता लंबा था, खतरनाक था, लेकिन उम्मीद का एकमात्र सहारा भी वही था। अब अगला कदम था सुरंग खोदना। इसके लिए उन्हें ऐसा कमरा चाहिए था जो जेल की बाहरी दीवार के सबसे करीब हो। हर कदम पर खतरा था, एक छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन अब वो डर के पार निकल चुके थे, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हमें हर हाल में अपने देश वापस जाना है। ऐसे कमरे में शिफ्ट होना आसान नहीं था। हर कैदी की जगह तय होती थी और जरा सी हलचल भी शक पैदा कर सकती थी। लेकिन पडुलकर ने वक्त के साथ गार्ड्स का भरोसा जीत लिया था। उनका व्यवहार इतना शांत और संयमित था कि किसी को उन पर शक ही नहीं हुआ। आखिरकार तीनों को उसी कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, जो जेल की बाहरी दीवार के बिल्कुल करीब था। यही वो मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। लेकिन उस कमरे में वो अकेले नहीं थे, वहां पहले से एक और भारतीय पायलट मौजूद था, विद्याधर शंकर चाटी। वो इस खतरनाक भागने की योजना में शामिल नहीं होना चाहता था। शायद जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन उसके दिल में भी अपने देश के लिए वही जज्बा था। इसलिए उसने कहा, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और फिर शुरू हुआ वो काम जो जान जोखिम में डालकर ही किया जा सकता था। उनके पास कोई औजार नहीं थे, बस एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर। इन्हीं साधारण चीजों से उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया। रात के गहरे सन्नाटे में जब सब सो जाते थे, तभी वो धीरे धीरे मिट्टी खोदते और दिन में उसी मिट्टी के ऊपर बिस्तर बिछाकर सो जाते, ताकि किसी को शक न हो। कई बार हालात ऐसे बने कि वो पकड़े जाते बचे।
हर आहट पर दिल की धड़कन रुक जाती थी। हर कदम पर डर था कि अगर पकड़े गए तो शायद जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने एक और तरीका अपनाया। कमरे को पूरी तरह अंधेरा कर देते थे ताकि बाहर से कोई झांक कर कुछ देख न सके। हर रात थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटती थी और आजादी एक कदम करीब आती थी। ये सिर्फ सुरंग नहीं थी, ये 3 जिंदगियों की उम्मीद की राह थी जो अंधेरे से निकलकर अपने वतन की रोशनी तक पहुंचना चाहती थी। उसके बाद हर कदम और भी सावधानी से उठाया जाने लगा। जेल में बल्ब ठीक कराने की प्रक्रिया लंबी और जांच परख से भरी होती थी। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अपने कमरे का बल्ब तोड़ दिया ताकि अंधेरा बना रहे और उनका काम किसी की नजर में न आए। अब सुरंग लगभग पूरी हो चुकी थी। बस दीवार की आखिरी परत बाकी छोड़ी गई ताकि सही वक्त पर उसे तोड़कर आसानी से बाहर निकला जा सके। और फिर वो रात आ ही गई। 13 अगस्त 1972 रावलपिंडी की रात। तेज बारिश, कड़कती बिजली और हर तरफ शोर, जैसे खुद मौसम भी उनकी मदद कर रहा हो। तीनों ने इसी मौके को चुना। भागने से पहले उन्होंने पहले से पठानी सूट सिलवा लिया था ताकि बाहर निकलकर आसानी से भीड़ में घुल मिल सके। जाने से पहले उन्होंने विद्याधर शंकर चाटी को गले लगाया, वो इंसान जिसने खुद जान जोखिम में डाले बिना भी उनकी हर कदम पर मदद की थी। वो पल भारी था क्योंकि शायद ये आखिरी मुलाकात थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने दीवार की आखिरी परत तोड़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर आवाज जैसे मौत को बुला सकती थी। एक एक करके तीनों उस सुरंग से बाहर निकल आए। बाहर की दुनिया, कई महीनों बाद पहली बार खुली हवा, लेकिन खतरा अभी भी हर तरफ था। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और जो देखा उसने उनकी उम्मीद और बढ़ा दी। पाकिस्तानी गार्ड्स लापरवाह थे। कोई अपने काम में व्यस्त था, कोई सो रहा था, कोई जुआ सट्टा खेल रहा था और कुछ बारिश से बचने के लिए अंदर खड़े थे। ये वही मौका था जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहे थे। अब आजादी बस कुछ कदम दूर थी। फिर आजादी के उस आखिरी कदम की बारी आई। तीनों ने अपने कपड़ों को फाड़कर एक मोटी रस्सी बनाई। हाथ कांप रहे थे लेकिन हिम्मत अडिग थी। धीरे धीरे उन्होंने उस ऊंची दीवार को पार किया और आखिरकार वो उस कैंप के बाहर थे जिसने उन्हें महीनों तक कैद करके रखा था। अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं था। तीनों तेजी से भागते हुए आगे बढ़े और किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्हें पेशावर जाने वाली एक बस मिल गई। पूरी रात डर और उम्मीद के बीच सफर चलता रहा। हर मोड़ पर एक ही डर, अगर पहचान लिए गए तो सब खत्म। सुबह होते होते वो पेशावर पहुंच गए, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, पहचान छुपाने का। इसीलिए तीनों ने फैसला किया, अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे हम ईसाई हैं। अपनी पहचान छुपाकर उन्होंने फिर एक लोकल बस पकड़ी और लांडी कोटल की तरफ बढ़ गए। उधर रावलपिंडी के उस कैंप में हड़कंप मच चुका था। जैसे ही अधिकारियों को पता चला कि 3 भारतीय पायलट भाग चुके हैं, सबके होश उड़ गए। वो तुरंत उनके कमरे में पहुंचे और जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। एक सुरंग इतनी चालाकी से बनाई गई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। कड़ी सुरक्षा, हर वक्त निगरानी, फिर भी वो भाग निकले। अधिकारी सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब डर सिर्फ कैदियों के लिए नहीं था, उस कैंप के इंचार्ज के लिए भी था, क्योंकि अगर उसके सीनियर्स को ये बात पता चलती तो सजा सिर्फ भागने वालों को नहीं, उसे भी भुगतनी पड़ती। और अब शिकार और शिकारी दोनों ही डर में जी रहे थे। इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। शंकर चाटी को ही मार देते हैं ताकि सीनियर अफसरों को यह कह सके कि वो दुश्मन के साथ मिला हुआ था और भागने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकी। जल्द ही सीनियर अधिकारियों को पूरा सच पता चल गया और शंकर चाटी को छोड़ दिया गया। इधर वो तीनों अपनी जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ रहे थे। न कोई पक्का रास्ता, न कोई सहारा, सिर्फ एक पुराना नक्शा और घर लौटने की उम्मीद। रेगिस्तान की तपती रेत, पहाड़ों की खामोश ऊंचाइयां और हर कदम पर मौत का डर। तीनों उसी नक्शे के सहारे आगे बढ़ते रहे। नक्शे में उन्हें तौरखाम बॉर्डर के पास एक रेलवे स्टेशन दिखा, लैंडी खाना स्टेशन। उन्हें लगा अगर किसी तरह वहां पहुंच जाएं तो शायद बच निकलने का रास्ता मिल जाए। थके हुए कदमों से, सूखे गले और डरे हुए दिल के साथ तीनों उस स्टेशन की तलाश में निकल पड़े। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। वो नक्शा बहुत पुराना था। असलियत ये थी कि लैंडी खाना रेलवे स्टेशन तो 1932 में ही बंद हो चुका था। जब उन्होंने एक दुकानदार से उसके बारे में पूछा तो वो उन्हें ऐसे देखने लगा जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। पास ही बैठा एक सरकारी कर्मचारी चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी नजरें अब उन तीनों पर टिक चुकी थीं। और उसी पल तीनों को एहसास हो गया, खतरा अभी टला नहीं है बल्कि और करीब आ चुका है। वो तुरंत अपने सीनियर को फोन करता है, लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। खबर आग की तरह फैल चुकी थी। माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल तेजी से धड़क रहा था। पहला ख्याल आया यहाँ से भागो, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोका। भीड़ अब काफी बढ़ चुकी थी। हर नजर उन पर टिकी थी। जरा सी गलती और सब खत्म। तभी वो सरकारी कर्मचारी आगे बढ़ा। उसकी आवाज में शक साफ झलक रहा था। तुम तीनों बंगाली हो और यहाँ से भागकर अफगानिस्तान जा रहे हो, है ना? ये सुनते ही गढ़ेवाल ने संभलते हुए जवाब दिया, क्या हम तुम्हें बंगाली लगते हैं? माहौल और भारी हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। फिर उन्होंने अपनी कहानी बदली। हम तीनों पाकिस्तानी पायलट हैं, बस घूमने के लिए बाहर निकले हैं।
लेकिन अब बात उनके हाथ में नहीं थी। सरकारी कर्मचारी ने बिना देर किए तीनों को पकड़कर तहसीलदार के पास ले गया। तहसीलदार के सामने पसीना बह रहा था, गला सूख चुका था, फिर भी उन्होंने वही कहानी दोहराई। सब कुछ ठीक चल रहा था, शायद वो बच भी जाते, लेकिन तभी पाडुलकर ने कुछ ऐसा कह दिया जो उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। उसने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एडीसी उस्मान हामिद से बात कर लीजिए। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक आम इंसान या यहाँ तक कि एक साधारण पायलट भी इतनी अंदर की जानकारी नहीं जान सकता। और बस यहीं से उनकी कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले ली। जब उस्मान हमीद को फोन करके पूछा गया तो उसने ठंडे लेकिन भरोसे भरे लहजे में कहा, वो तीनों हमारे ही आदमी हैं, उन्हें जाने मत देना, मैं खुद आ रहा हूँ। कुछ ही देर में पाकिस्तानी फोर्स वहां पहुंची, तीनों को अपने कब्जे में लिया गया। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई, उन्हें 30 दिनों की सजा सुना दी गई और फिर रावलपिंडी से आगे दूसरे कैंप में भेज दिया गया। दिन बीतते गए, कैद, डर और अनिश्चितता के बीच हर पल भारी था, लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद भी जन्म ले रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की अदला बदली की बातचीत तेज हो रही थी। आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया, सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा किया जाएगा। ये खबर जैसे अंधेरे में रोशनी बनकर आई। जब भारतीय जवान वाघा बॉर्डर पहुंचे तो पूरा माहौल देशभक्ति से गूंज उठा। हर तरफ नारे लग रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लोगों की आंखों में गर्व था और जवानों की आंखों में आंसू, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, आजादी और अपने वतन लौटने की खुशी के थे। माएं अपने बेटों को गले लगा रही थी। सालों का इंतजार एक पल में खत्म हो रहा था, लेकिन इस खुशी के बीच एक अधूरापन भी था, क्योंकि अभी भी कुछ जवान पाकिस्तान की जेलों में कैद थे और उन्हीं में एक नाम था, शंकर चाटी, जिसका केस आज मिसिंग की फाइलों में दबा हुआ है। उसकी कहानी अधूरी है और शायद आज भी कोई उसकी राह देख रहा है।